अच्छा जी, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है ईसोफेजियल ट्यूमर की। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आने चाहिए। समटाइम्स जो है वो एग्जामिनर यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन भी दे सकता है, एमसीक्यू भी दे सकता है, एससीक्यू भी दे सकता है। सो ईसोफेजियल ट्यूमर या ईसोफेजियल कार्सिनोमा के लिहाज से हम लोगों ने क्या याद रखना है, हमने ये इसमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो है वो दो वेरियंट्स हैं। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक जो जीआईटी के अंदर है वो ईसोफेगस ही है आपके पास। आगे स्टमक इंटरेस्टिंग बहुत है, इंटेस्टाइन थोड़ा लेंथी है, ओरल कैविटी थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको एंड पे कराऊंगी। सो इसमें हमारे पास दो वेरिएंट्स हो सकते हैं। एक हमारे पास होता है एडीनो कार्सिनोमा। एडीनो से आपने समझ जाना है कि इसमें ग्लैंड्यूलर अपीयरेंस होती है, म्यूसिन की प्रोडक्शन जरा ज्यादा होती है। और दूसरा जो है वो हमारे पास होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, यानी जो एपिथेलियम का होगा। सो स्क्वेमस सेल जो है वो कार्सिनोमा हो सकता है। सो एडीनो हो सकता है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ये दो वेरिएंट्स हैं। अगर हम वेटेज की बात करेंगे तो जो एडीनो कार्सिनोमा है वो काफी ज्यादा कॉमन है और मोस्ट कॉमनली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ईसोफेगस के ट्यूमर्स में से यही होता है। अब बात आ जाती है कि ये अराइज कैसे होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है ये ऐसे बैकग्राउंड में अराइज होता है या ऐसे लोगों को हो जाता है जो पहले जर्ड से सफर कर रहे थे या फिर उनके अंदर बैरेट ईसोफेगस हुआ था। जैसे हमने पीछे भी बात की है कि बैरेट ईसोफेगस एक ऐसा जमीन इजाद करता है जिसके अंदर जो है वो कार्सिनोमा फिर उगता है। ठीक है, सो राइज ये करेगा अगर बैकग्राउंड में पेशेंट जर्ड से या बैरेट ईसोफेगस से सफर कर रहा है, या कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं जैसे कि डिस्प्लेजिया। ठीक है, सो ये वही वाली बात आ गई कि अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज भी याद रखोगे, पहले जर्ड हुआ, फिर बैरेट ईसोफेगस डेवलप हुआ, फिर डिस्प्लेजिया हुआ, तो डिस्प्लेजिया के बाद ऑटोमेटिकली एडीनो कार्सिनोमा हो जाएगा। फर्दर ऑन रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या है, अगर पेशेंट जो है वो हैवी टोबैको यूजर है या फिर वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मोक कर रहा है, या उसके अलावा उसकी कोई रेडियोथेरेपी वगैरह हुई हुई है, कोई पायरोर उसका ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, तो रेडियो या कीमोथेरेपीज भी एडिनोकार्सिनोमा लेटर ऑन कॉज कर सकती हैं। ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स की बात। अब वो इसकी एवरेज एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करता है कि रेशो शो करती है, आप लोग बुक्स में से देख लीजिएगा कि वाइट्स के अंदर ये ज्यादा है। और फिर अगर हम जेंडर वाइज भी है इसमें भी हमने देखा कि मेंस के अंदर इसकी रेशो जो है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। ठीक है, पहले कहते हैं कि ईसोफेजियल कार्सिनोमा इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब स्मोकिंग, टोबैको, कीमो, रेडियो इतनी कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं जिसकी वजह से जर्ड होता है बैरेट ईसोफेगस, तो अब जो ईसोफेजियल कार्सिनोमा या ईसोफेजियल ट्यूमर्स है उनका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इवन ईसोफेजियल ट्यूमर्स में से 50% लोग जो हैं वो एडिनोकार्सिनोमा के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ उसने रीजन वाइज जो है वो भी थोड़ी सी बताई हुई है कि यूरोपियन कंट्रीज में ये जरा ज्यादा है, एशियंस में कम है, तो ये भी आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात वो करता है इसकी पैथोजेनेसिस के लिहाज से। तो पैथोजेनेसिस जो है इन दोनों ट्यूमर्स की एज सच हमें नहीं पता। ठीक है, बस एक थोड़ी बहुत वो ही है। तो वो कह रहे हैं कि एडिनोकार्सिनोमा की जहां तक पैथोजेनेसिस की बात है तो ये आपने याद रखना है कि ये एक स्टेप वाइज एक्विजिशन होती है जिसमें जेनेटिक और हमारे पास एपीजेनेटिक दोनों फैक्टर्स जो हैं, जेनेटिक या फिर अगर हम कहें एपीजेनेटिक चेंजेस, तो वो दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये बात कर रहा है कि जैसे एक पेशेंट है जर्ड का, ठीक है, तो जर्ड का या फिर अगर उसके अंदर बैरेट ईसोफेगस इवन डेवलप भी हुआ है, तो जो भी एपिथेलियल कोलॉन्स है ना वहां पे, ठीक है, एपिथेलियल कोलॉन्स जो बन चुके हुए हैं वो एपिथेलियल कोलॉन बेशक अभी इनिशियली तो नॉन डिस्प्लास्टिक है ना, यानी इनिशियली तो वहां पे सिर्फ मेटाप्लेजिया होता है, नॉन डिस्प्लास्टिक है, लेकिन वो कोलॉन्स जो हैं वो परसिस्ट करते हैं और कुछ टाइम्स में देखते ही देखते उन कोलॉन्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं। सो जब उनके अंदर म्यूटेशंस आती हैं तो वहां पे डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो जाता है, और जब डिस्प्लेजिया स्टार्ट होता है तो अगेन ऑटोमेटिकली वहां पे कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। तो एक बात तो ये है कि जर्ड या बैरेट ईसोफेगस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके इनिशियल जो क्लोन्स हैं इधर वो नॉन डिस्प्लास्टिक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो म्यूटेशन जो है वो एक्वायर कर लेते हैं और अगेन ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि कार्सिनोमा को लेड करता है। दूसरी बात वो ये करता है कि जेनेटिकली भी हमने देखा कि जैसे अगर TP53 डिस्प्लेजिया हो जाएगा, इन्वेसिव कार्सिनोमा एंड देन कार्सिनोमा हो जाएगा, एक तो ये चीज हो सकती है कि कोई अंडरलाइंग कॉज है तो वो कॉज कर रहा है। दूसरी बात वो कह रहा है कि हमारे पास TP53 एक बहुत इंपॉर्टेंट DNA रेगुलेटेड जीन है जो आपने जनरल फार्मा पैथो में पढ़ी हुई है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई हुई है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है या कुछ एडिशनल चेंजेस, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो बार बार इंजरी हो रही है, केमिकल का यूज कर रहा है, ड्रग्स यूज कर रहा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा इसोफेजाइटिस हो रहा है, कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो भी कंडीशन जो है वो सेट कर सकती है। एग्जैक्ट मोलिकुलर बेसिस हमें नहीं पता, लेकिन कुछ जेनेटिक, कुछ एनवायरमेंटल या फिर कुछ डिजीज स्टेट जो है वो कार्सिनोमा को डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, सो ये बात हो गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात आ जाती है इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। तो मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने याद रखना है
मॉर्फोलॉजी में याद रखना है कि जो एडिनोकार्सिनोमा होता है ना, इसकी लोकेशन इसलिए याद रखनी है कि ये स्क्वेमस से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो ये जरा ज्यादा कॉमन है डिस्टल 1/3 में। एक बात की हुई है। दूसरी बात है वो कहते हैं ये एसोसिएटेड होता है गैस्ट्रिक कार्डिया के साथ, ठीक है। सो डिस्टल 1/3 में ये कॉमन है और गैस्ट्रिक कार्डिया के साथ जो है ये प्रेजेंट करता है। अगर हम लीजन्स की बात करेंगे तो आपने याद रखना है कि इनिशियली जो लीजन्स होती हैं शायद वो फ्लैट होंगी या फिर वो थोड़ी रेज्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। सो फ्लैट हो सकती हैं, रेज्ड हो सकती हैं या इवन के पैचेस की फॉर्म में हो सकती हैं। लेटर ऑन हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद लार्ज एक्सोफिटिक मैसेज जो हैं वो होते हैं। अब ये भी एमसीक्यू में आता है कि पेशेंट जो है आया और उसकी कंप्लेंट्स थी डिस्फेजिया और डोनोफेजिया, यानी खाने पे उसको पेन हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, वेट लॉस हो रहा था। जब हमने बायोप्सी की तो हमें जो है वो क्या मिला, लार्ज एक्सोफिटिक मैसेज मिले। तो ये लार्ज एक्सोफिटिक यानी इनके मुंह बाहर की तरफ होंगे, तो ये एक्सोफिटिक ल्यूमन की तरफ मैसेज की अगर बात आ रही है और साथ में वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो सेल इनफिल्ट्रेट्स भी वहां पे आपको मिलेंगे, बायोप्सी पे जो नजर आएंगे। सो इनफिल्ट्रेट्स हो सकते हैं, सम टाइम में भी कुछ अल्सरेशन जो है वो भी हुई हुई होगी और इन्वेजन वगैरह हुई हुई होगी, तो ये सजेस्टिव है एडिनोकार्सिनोमा की। तो बायोप्सी पे या माइक्रोस्कोपिकली अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो मैसेज नजर आएंगे जो इन्फिल्ट्रेट, अल्सरेटिव, इन्वेसिव है, ठीक है। और इसी को अगर हम माइक्रो के डोमेन में जाके देखना चाहेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकली इसकी स्लाइड देखेंगे तो हमें बुक से आपको दिखाती हूँ, इस तरह वो दिखाएगा कि बहुत सारे जो हैं वो ग्लैंड्स पड़े हुए होंगे और म्यूसिन की प्रोडक्शन काफी ज्यादा इनहैंस हुई होगी। सो आपने याद रखना है म्यूसिन की प्रोडक्शन इनहैंस होती है और ग्लैंड नजर आते हैं, इसीलिए तो ये एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। लास्टली हमारे पास आ जाती है पेशेंट किस तरह से क्लिनिकली जो है वो आपके पास प्रेजेंट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम ईसोफेगस रिलेटेड तो वही है कि डिस्फेजिया, यानी कि उसको डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग होगी, तब निगलने में मसला हो रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां कैंसर मैलिग्नेंसीज की बात आती है वहां सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वेट लॉस। तो वेट लॉस को कभी भी आपने लाइट नहीं लेना। इवन एक नॉर्मल पेशेंट ईएनटी वार्ड में आ गया है, फीवर चेक कराने आ गया, जिस भी रीजन से आया है, लेकिन अगर वो आपको ये कंप्लेन करता है या आपने पूछने पे बताया जाता है कि हाँ जी वेट लॉस बहुत ज्यादा है, तो आप सोच सकते हो कि अंडरलाइंग कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। फिर आपने डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन उसके लिए रूल आउट करना है, ठीक है। इवन सम केसेस में पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन भी बता सकता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग केसेस में, और उसके अलावा उसको साथ में वॉमिटिंग भी हो सकती है, यानी इसोफेगस इतना अल्सरेटिव और पेनफुल है, निकल नहीं सकता, तो वो उसको एंटीपेरिस्टाल्टिक और वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि स्प्रेड जो है वो इस ट्यूमर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक आप इसको डायग्नोज करते हो तो ये अच्छा खासा स्प्रेड हो चुका होता है। स्प्रेड इसका ज्यादातर लिम्फ वेसल्स के थ्रू होता है या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। अब लिम्फ नोड्स के थ्रू जो इसका स्प्रेड है वो डिपेंड करता है इसकी लोकेशन के ऊपर, जिन्होंने बुक से बताई हुई है, क्लेविकुलर, सुप्रा सर्वाइकल या फिर डिफरेंट जो भी करीब तरीन नोड्स हैं वहां तक ये इन्वेड कर सकता है और अगेन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ फैल सकता है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर आपने अर्ली जो है वो इसको डिटेक्ट कर लिया तो वो बड़ा अच्छा है, फायदेमंद है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन पे सर्वाइवल रेट 5 ईयर्स का 80% चांसेस होते हैं और अगर लेट हो जाए तो फिर सर्वाइवल चांसेस जो है 5 ईयर्स के वो लेस देन 25% रह जाते हैं, ठीक है। सो अर्ली इसकी डिटेक्शन कर लेनी चाहिए। डिटेक्शन इसकी एंडोस्कोपी पे भी हो सकती है, बायोप्सी पे भी हो सकती है, कुछ लोग इसको कंफर्म करने के लिए दोनों करते हैं। सो ये बात थी हमारे पास सारी की सारी एडिनोकार्सिनोमा की। इतना कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ये ऐसी जमीन में उगता है जहां जर्ड, बैरेट इसोफेगस, डिस्प्लेजिया वगैरह हुआ हो, पेशेंट टोबैको यूजर हो, स्मोकिंग करता हो, रेडियोथेरेपी हुई भी हो, वाइट्स और मेल्स में इसकी रेशियो जरा ज्यादा है, एज जो है वो भी इसके लिए अबव 40 है। पैथोजेनेसिस यही है कि या तो कोई डिजीज स्टेट है या कोई एबनॉर्मैलिटी वगैरह है, क्रोमोसोमल या एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे इन्फ्लेमेशन है, इसोफेजाइटिस है, तो वो भी कंडीशन सेट कर सकता है। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल रेज्ड होते हैं इनिशियली और फिर ये लार्ज एक्सोफिटिक मैसेज बन जाते हैं और माइक्रोस्कोपिकली इसमें ग्लैंड और म्यूसिन होता है। मैं अभी बुक से भी दिखाती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, तो वो भी जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है और हम दोनों को एंड पे जरा कंपेयर भी करते हैं। अच्छा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में वो बता रहा है कि सेकंड जो वेरिएंट है एसोफेजियल कार्सिनोमा का वो ये है, इसमें एज जो है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी पेशेंट की हैबिट्स हैं वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 से ऊपर जाके ये होता है और अगेन जेंडर वाइज है, ये मेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू फीमेल्स 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की बात की थी, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं 2 तरह की रीजन हो सकती हैं। एक तो रिस्क फैक्टर ये है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टोबैको और स्मोकिंग यूज़ करता है, ठीक है, तंबाकू या फिर स्मोक कर रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर उसको ना पहले से कोई इसोफेजियल इंजरी हुई भी है, तो उस इसोफेजियल इंजरी की वजह से भी उसको क्या हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। या फिर एक डिजीज के बारे में वो बताता है प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिसे हम आगे ट्यूमर्स में पढ़ेंगे वो, या फिर अगर ना उसको बहुत ज़्यादा प्लमर विंसन सिंड्रोम या उसको बहुत ज़्यादा गर्म चाय कॉफ़ी वगैरह पीने की आदत है, हॉट बेवरेजेस वगैरह ड्रिंक करता है, तो उसकी वजह से भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, उसके लिए रिस्क फैक्टर है। और ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनमें हमने ये देखा कि मेजॉरिटी की हिस्ट्री होती है
टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग की। लेकिन अगर वो ये टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता तो फिर कुछ अदर रीजंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से उसे कैंसर होगा। उसमें हमारे पास सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा उसका अगर पॉलीसिस्टिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनसे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर उसका नाइट्रोजामीन जो कंपाउंड्स हैं उनसे एक्सपोजर है, वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है, या कुछ म्यूटेजेनिक कंपाउंड है जैसे एस्बेस्टॉस वगैरह, या कुछ भी ऐसी चीज़, या रेडिएशन वगैरह का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या उससे कोई कभी हर्पेस जो है वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये भी रीज़न बन सकती है उन लोगों में जिन्होंने पहले कभी अल्कोहल या टोबैको का यूज़ ना किया हो। लेकिन मेजोरिटी में अल्कोहल और टोबैको ही रीज़न बनती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की। अब ये तो इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए जैसे हमने वहां पे भी किए थे। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो वो कहता है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो अननोन है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से बस आपने यही याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात कि वो डिस्टल 1/3 में जरा ज्यादा था, तो इसकी जो लोकेशन है वो मिडल थर्ड ऑफ ईसोफेगस है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल पार्ट होता है ना, तो डिस्टल में हमने कहा कि एडिनोकार्सिनोमा जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिडल में जो है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। इसकी लोकेशन ये है। मॉर्फोलॉजी पे जब हम देखते हैं तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा स्क्वेमस डिस्प्लेजिया नजर आता है, यानी कि जो एपिथेलियम है वो डिसओरिएंटेड होगा, ऐसे 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 बिल्कुल उसका एक लेवल मेंटेन नहीं हुआ हुआ होगा। लीजन्स की अगर हम बात करें तो वो यही बात वो करता है कि यहाँ पे भी आप अर्ली और लेटर ऑन में इसको डिवाइड कर सकते हो। अर्ली तो हमारे पास बहुत स्मॉल सी लीजन होती है जो ग्रे व्हाइट प्लैक लाइक थिकनिंग की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, सो इनिशियली तो ये हमारे पास स्मॉल ग्रे व्हाइट होती है, लेकिन लेटर ऑन ये हमारे पास पॉलीपॉइड मैसेस बन जाते हैं, उगाड़े से थिक से मैसेस। अभी ये भी हम बुक से देख लेते हैं। सो आपने याद रखना है कि पॉलीपॉइड मैसेज अगर वो एमसीक्यू में बता रहा है या सिनेरियो में तो वो बात कर रहा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, और अगर एक्सोफिटिक लार्ज मैसेज की बात हो रही है तो वो हमारे पास बात हो रही है एडिनोकार्सिनोमा की। अब ये पॉलीपॉइड मैसेज होते हैं और ये क्या करते हैं कि ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर देते हैं, सो ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज करते हैं। और जब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे तो जाहिर है उसको डिस्फीजिया वगैरह की फीलिंग्स जो हैं और घुटन की फीलिंग आएंगी। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तकरीबन सेम ही है सारे इसोफेजियल डिसऑर्डर्स की। तो यहाँ पे भी पेशेंट जो है वो डिस्फीजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ओडोनोफेजिया यानी कि निगलना मुश्किल होगा और निगलने में उसको दर्द होगा, और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। उसके अलावा वो कहता है कि पेशेंट जो है वो आपको बताएगा क्योंकि उसको सॉलिड नहीं खाने होता तो उसने अपनी डाइट को लिक्विड डाइट में शिफ्ट कर लिया होगा, और जब इससे किया होगा तो ज़ाहिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी होगी, कि चेक्सिया होगा, बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग होगी, वेट लॉस होगा क्योंकि वो प्रॉपर खाना पीना नहीं कर रहा है। और इवन कुछ केसेस में हमारे पास अंदर जो है वो अल्सरेशन, हेमरेज और सेप्सिस भी हो सकता है। तो ये कंडीशन एसोसिएटेड हो सकती है कार्सिनोमा के साथ, जैसे आपने एंडोस्कोपी या बायोप्सी पे रूल आउट करना है। और बस यही बातें भी हम बुक से देख लेते हैं कि अगर कोई और चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है डायग्राम्स में, हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो इनकी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये उन्होंने आपको रेड वेलवेटी अपीयरेंस दिखाई दी है, इसको आप गूगल पे देखोगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा नजर आएगी। और ये हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये एडिनोकार्सिनोमा की पिक्चर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीपॉइड मैसेज हैं जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ही हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है सॉरी बल्कि ये हमारे पास जो है वो एडिनोकार्सिनोमा ही है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ग्लैंडुलर अपीयरेंस आ रही है। अच्छा सॉरी, हाँ मेरी वो पढ़ाते पढ़ाते हो गया। ये जो रेड वेलवेटी अपीयरेंस थी, सॉरी, हमने कहाँ पे देखी थी, बैरेट इसोफेगस में। ठीक है, और बैरेट इसोफेगस में भी हमने कहा था गॉबलेट सेल्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो एक्सोफिटिक मैसेज हैं और ये म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, और इधर अगर हम देखेंगे तो ये पॉलीपॉइड अपीयरेंस है और ये इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है। सो मिस्टेक्स हो जाती हैं, और यहाँ तक हम लोगों ने ये बात की थी और सारी, बस आप लोग इसका मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, इसका भी उन्होंने वही बात की हुई है डिस्प्लेजिया, और उसकी बात की ये स्प्रेड हो सकता है और स्प्रेड लिम्फ नोड्स में होगा, तो फिर वो डिपेंड करेगा इसकी लोकेशन वगैरह के ऊपर। यहाँ तक हमने इसोफेगस को कंप्लीट कर लिया। इसोफेगस में से कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अच्छे तरीके से कराऊंगी स्टमक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।